अरे चलो ध्यान दो इधर, वर्क एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क का हमारा आखिरी टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। यहां सिंपली एक फैक्ट है कि वर्क डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ वेरी होता है। अब कैसे, ये क्या बात हो रही है, तो देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रेन का डब्बा है, ओके, और इस ट्रेन के डब्बे के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है। एक वर्कर है जो इस बॉक्स को आगे की तरफ पुश कर रहा है। वैसे सर पे छत लग जा रही उसकी, थोड़ा डब्बे को ऊंचा कर देते हैं, है ना। तो अब हुआ ये कि वर्कर क्या कर रहा है, इस बॉक्स को आगे की तरफ ढकेल रहा है। यहां पर एक सीट है, मान लो सीट पर एक दूसरा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना, इस टाइप में ये बैठा हुआ है। तो ये वर्कर ऑब्जर्वर 1 और एक ऑब्जर्वर इधर है ना, अक्षय कुमार के स्टाइल में खड़ा है वो, ये ऐसा है ना। तो भैया ये आपका ऑब्जर्वर 2, ओके। तो अब ये दोनों भी इस वर्कर को देख रहे हैं वर्क करते हुए। देखो, मान लो ये इसने वर्कर ने इस डब्बे को S डिस्टेंस तक आगे ढकेला, वर्कर ने डब्बे को S डिस्टेंस तक आगे ढकेला, और ट्रेन का डब्बा खुद आपका S0 डिस्टेंस तक आगे गया, S0 डिस्टेंस तक आगे गया, ओके। ये ढकेलते ढकेलते लेके जा रहा है ना। ये डब्बा कितना डिस्टेंस आगे गया, ट्रेन के अंदर कितना डिस्टेंस हुआ उसका ट्रैवल, S डिस्टेंस, मगर ट्रेन का डब्बा खुद S0 डिस्टेंस आगे गया, है ना। तो अब ऐसा है, मेरा आपसे सवाल है, तुमको क्या लगता है जो वर्क डन है दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होगा या डिफरेंट डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। ये जो ऑब्जर्वर 1 जो कि ट्रेन के अंदर बैठा है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रेन। इन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रेन। तो भैया अब ये ऑब्जर्वर 1 के लिए वर्क डन होगा, मान लो वर्कर ने फोर्स F अप्लाई किया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट S। मगर ऑब्जर्वर 2 के लिए वो क्या रहेगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय S प्लस S0। क्योंकि भैया वर्कर ने डिस्टेंस S ढकेला, मगर ट्रेन का डब्बा भी खुद आगे गया S0 डिस्टेंस। तो ये ऑब्जर्वर 2 को क्या लगेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, S प्लस S0, है कि नहीं। तो इसीलिए ऑब्जर्वर 2 के लिए वर्क डन क्या रहेगा, S प्लस S0। देखो वर्कर ने तो उतना ही फोर्स लगाया ना, वर्कर ने फोर्स एक ही वैल्यू का लगाया होगा, मगर अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए वर्क डन अलग अलग आ रहा है। बोले क्यों? क्योंकि ये वाला ऑब्जर्वर वर्कर को एज पर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रेन देख रहा है, ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहा है, और ये वाला वर्कर ये वाला ऑब्जर्वर इस वर्कर को ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहा है। बात समझ रही है आप? तो इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाने की वजह से आपका वर्क डन क्या हुआ, बदल गया। सिमिलर टू दैट, अगर मान लो कि ऐसी एक सीन हुआ कि भाई मान लो वही सेठ यहां बैठा हुआ है अभी भी, ओके, और ये जो वर्कर है आपका इसको इस तरफ पुश करते हुए लेके जा रहा है, बॉक्स को इस तरफ पुश करके लेके जा रहा है, ओके। ये वर्कर है, ये ऑब्जर्वर 1 है, और ये आपका ऑब्जर्वर 2 है। ये आप देख रहे हैं कि वर्कर इसको इधर पुश कर रहा है, ऑब्जर्वर 1 ये है, ऑब्जर्वर 2 है। अब देखो, मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट S हुआ, बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट S हुआ, मगर जितनी स्पीड से बॉक्स उधर गया उतनी ही स्पीड से ट्रेन भी इधर गई।
जितनी स्पीड से बॉक्स उधर गया उतनी ही स्पीड से ट्रेन राइट साइड में गई। आई बात समझ में आपको? अब ऐसा है कि देखो जितनी स्पीड से ट्रेन इधर जा रही है उतनी स्पीड से बॉक्स भी उधर जा रहा है, तो ये ऑब्जर्वर 2 को लगातार ये बॉक्स उसके चेहरे के सामने ही नजर आएगा, है ना। वो ट्रेडमिल होता है ना, ट्रेडमिल भागते अपन ट्रेडमिल पे, है कि नहीं। तो जब ट्रेडमिल पे भागते अपन तो भाई अगर कोई बंदा ट्रेडमिल पे खड़ा है तो उसको अपन भागते हुए नजर आएंगे, मगर जो बंदा ज़मीन पे खड़ा है वो अपन क्या बोलें, साला जगह पर ही उछल रहा बार बार, है कि नहीं। तो भाई अब बात ये हो रही कि यहाँ पर ऑब्जर्वर 2 बोलेगा है इसका, बोले कुछ भी वर्क नहीं किया उसने, ऐसे साला। बोले क्यों? अरे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ बॉक्स का। ऑब्जर्वर 2 बोलेगा अरे मेरे अभी तक मेरे सामने बढ़ा, मैंने उसको बोला बॉक्स उधर सरका के उधर साइड में रख, है ना, मगर वो क्या बोलूँगा मैं उसको, वो बॉक्स का तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, वो वहीं के वहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूँ अभी भी बॉक्स मुझे यही नजर आ रहा है। ऑब्जर्वर 2 बोलेगा कि भैया वर्क डन क्या है, 0 है, मगर ऑब्जर्वर 1 बोलेगा नहीं रे झूठे बातें मत करो, मैं वो देखो ना डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऑब्जर्वर 1 बोलेगा उसका वर्क डन क्या है, F/S। 2 अलग अलग आंसर आ गए। क्यों अलग अलग आंसर आए? उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग थे, बस यही बात है। इस टॉपिक में आपको बस यही समझाना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होने पे वर्क डन अलग अलग होगा, है ना। अगर मान लो कोई वर्क आपको पूछा हुआ है इस ऑब्जर्वर के तहत, आप बोलेंगे भाई डिस्टेंस एस है, ऐसा नहीं करने का, उसको ऑब्जर्व करने का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है इसका, उसके हिसाब से करना अपने को सॉल्व, ठीक है। चांसेस बहुत रेयर है इस टाइप के क्वेश्चन, जेई में आया तो आया, ऐसा है नीट में नहीं आने वाला इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, है ना। कि कोई भी मैंने मॉड्यूल इतने सब कुछ देख लिया अपन ने, इतने सारे क्वेश्चन देख लिए, मैंने अभी तक इससे रिलेटेड कुछ खास कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, ठीक है। लिख लो, ये लिख लो, फिर उसके बाद एनर्जी पे जाएंगे। आई नीड सम एनर्जी। चलो, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क is called as energy, है ना। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। अब भाई इमेजिन कर लो, है ना, मैंने तो भाई तुम्हारे को कुछ तो भी 2 दिन तक के खाना नहीं दिया तुमको, और मैंने बोला चलो, बोले अब 2 दिन खाना नहीं खाए ना तुम लोग, ठीक है 100 मीटर की रेस भाग के आते अपन, बोले तेज़ी से 100 मीटर कम पड़ जा रहा है ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाके भाग के आते हैं। तुम 2 दिन तक के खाना वाना नहीं खाए। हाँ, कमांडोज का तो होता है, कमांडोज में तो ऐसा होता ही है, कमांडो लोगों को तो सोने भी नहीं देते, खाना तो दूर की बात, सोने भी नहीं देते हो, है ना। लिमिटेड खाना देते एकदम जिंदा रहे जैसा, उसकी लेवल को वो करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हफ्ता भर उसको सोने भी नहीं देते, 1.5 घंटे की बस झपकी यूँ हो गया, बस इतना काफ़ी, उसको उसमें भी आके जगा देते। और फिर वो भाई वो देखते किस में कैपेसिटी है कि वो आखिरी तक टिका रह सकता। जब कमांडोज़ की जो प्रोबिंग होती, कमांडो बोले तो कौन से कमांडो, ये नहीं जो अपने घूमते हैं लगातार यहाँ पर पुलिस फोर्स बताते लिखा हुआ कमांडो, अरे वो कमांडो नहीं रहे जो ओरिजिनल पैरा SF कमांडोज़ होते हैं ना, जो मार्कोस होते हैं, NSGs होते हैं, तो ये जो कमांडोज़ होते हैं तो उनके अंदर बहुत, उनका तो एनर्जी लेवल बहुत ज़बरदस्त उनको मेंटेन, मतलब वो बना लेते हैं वो लोग हैबिचुअल बॉडी को, काफ़ी हद तक के वो लोग सस्टेन कर लेते हैं। मगर एक कॉमन इंसान की बात करता हूँ, तो मान लो तुमको भाई मैंने कोई टास्क दिया, मतलब 2 दिन तक खाना नहीं खाना, है ना। अब ये 10 किलो का वजन है, लेके भागो 2 किलोमीटर तक भागना, है ना। हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? आप बोलेंगे क्या आप ये वर्क क्यों नहीं कर सकते? आप बोले मेरे में कैपेसिटी नहीं है इस वर्क करने की। क्यों? मेरे अंदर क्या नहीं है? एनर्जी नहीं। फिर चलो ठीक है, मैंने अच्छे से पेट भर के खाना वाना खिला दिया, तुमको जो लगता है जितना प्रोटीन लेना है ले लो, बोले अच्छी ताकत भर खाने चीज़ें खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, चिकन खा लो, सब खा लो जो खाना खा लो। अब मैंने बोला अब चलो भागो, चल 2 किलोमीटर नहीं, कम से कम 100-1 मीटर तो चले जाएगा कम से कम। अब तेरे में कैपेसिटी है, पहले के मुकाबले तू ज़्यादा वर्क कर सकता ना। तो भाई वही बोलते हैं कि अगर आप में काम करने की कैपेसिटी है तो हम लोग कहते हैं उसको एनर्जी। अब ऐसा है, एनर्जी जो है इसका जो SI यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर जूल। CGS यूनिट जो होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर अर्ग। और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है।
ठीक है, वर्क के एनर्जी के अंदर। ओके, सम अदर यूनिट्स या फिर प्रैक्टिकल यूनिट्स जिसको हम लोग कहते हैं। एनर्जी को और भी कुछ अलग तरह से नापा जाता है। जैसे एक होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। कई लोग उसको गलत समझ लेते हैं, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा करके। नहीं रे बेटा, ये भी एनर्जी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। अगर किसी चीज़, किसी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेशन के लिए उसको जूल में कन्वर्ट करो। कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे, इसको जूल में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। बोलो क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक आता है कैलोरी, ये भी एनर्जी है, अराउंड 4.18 जूल के बराबर, या जिसको अप्रॉक्सीमेशन में 4.2 जूल्स बोलते हैं। कैलोरी सुने हैं ना, आज मैंने इतना कैलोरी खाना खाया, इतने कैलोरी बर्न किया, वही होता है पॉइंट, एनर्जी। खाना खाया मतलब इतनी एनर्जी मैंने स्टोर कर डाला, इतनी एनर्जी मैंने बर्न कर दिया अपने अंदर से, है ना। तो कैलोरीज, ये आगे हीट से रिलेटेड है मेन पार्ट, ये आगे अपन इसके बारे में हीट सेक्शन में बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, ये कैलोरी क्या है, ये वैल्यू कैसे आई, वो सब हीट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। एक आता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, कि 1 घंटे के अंदर वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये आपको अक्सर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में नज़र आएगा। तुम प्रेस लेते हो, फ्रिज खरीदते हो, एसी खरीदते हो, है ना, तो उसके साथ ये एनर्जी रेटिंग या पावर रेटिंग बोला जाता है, उसको दी जाती है 1 किलोवाट आवर। तो अक्सर ये वैल्यू दी जाती है और इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाता है। डायमेंशन, m1L2T -2, this is the dimension for energy. ठीक है, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। हालांकि ये पॉइंट आप सही तरह से मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स बोले तो बहुत आगे आखिरी में, अराउंड 1 साल के बाद होगा तुम्हारा। 3-4 चैप्टर है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इनके ग्रुप को मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। 1900 के बाद वाली, 1900 के बाद जितनी फिजिक्स डेवलप हुई है ना, उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में ये मेन आने वाला है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मगर ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये तुमको इस चैप्टर में भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स तुमको नज़र आएंगे, इससे रिलेटेड तुमको प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पढ़ाना उसका अभी ज़रूरी है। इन डिटेल वो चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पढ़ा रहा हूँ। आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहना था, किसमें बेटा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की बहुत भारी भारी थ्योरीज आई है फिज़िक्स में, साइंस के वर्ल्ड में। बहुत ज़बरदस्त कमाल की बातें उन्होंने बोले हैं। उसमें से एक बात है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इन्होंने कहा था कि एनर्जी एंड मास कैन बी कन्वर्टेड
इनटू ईच अदर। रफ वे में बता रहा हूँ मैं आपको, एनर्जी और मास एक दूसरे में बदला जा सकता है। यानी सिंपली बात है, आप एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में बदल सकते हैं। एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो जैसा कोई मेरे पास एक पर्टिकुलर मास है तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा E=mc²। E= नाम है ना, ये सुना होगा ना, पहली बार थोड़ी सुने होंगे, ये क्वेश्चन बहुत मशहूर है। हर फिजिक्स की जो भी क्लास रहती है और ऐड रहता है उसमें E=mc² छपा हुआ रहता। मेरे इसमें नहीं है वो, है ना, बट रहता ही है, बहुत घिसा पिटा है E=mc²। अरे भैया रैपर्स का भी नाम है, MC स्टैंड नहीं रे बाबा, है ना, वो अलग है, मगर एक बंदे ने MC² भी रखा है नाम, है ना। मैंने सुना था ऐसे, बोले मेरे को जब मालूम पड़ा फिजिक्स में E=mc² का मतलब क्या है, तो बोले मेरे को इतना मैं इससे प्रभावित हुआ, बोले कि मैंने अपना नाम MC² रख दिया। तो E=mc², ये मामूली सी दिखने वाली एक इक्वेशन है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बोले कैसी ज़बरदस्त चीज़ है? ठीक है, तेरा वजन कितना है? 36। इससे कम है क्या किसी का? होगा। चल ठीक है, अब इसका वजन ले लेते अपन, जो कि अराउंड 36 किलोग्राम। तुम उसको बहुत हल्के में ले रहे, अब तुम सोचो अगर ये फटा तो ये कितनी बर्बादी पैदा करेगा। E=36 किलोग्राम वेट, वही मास होता है इसका। C बोले तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि होता है 3 × 10⁸ उसका स्क्वायर। 36 × 9 × 10⁻16। 36 × 9 कितना हुआ? 360 में से 36 माइनस करो, 324। 326 4 सॉरी, हाँ अब देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतनी जूल की एनर्जी लिबरेट करेगा ये। अगर अपन इसको फाड़ सकते, मतलब फाड़ने से ये अगर ये ब्लास्ट हो गया, अगर ये ब्लास्ट हो गया तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। अगर हुआ तो रे बाबा, मगर इंसान ऐसे ब्लास्ट नहीं होते रहते। कोई भी चीज़ है ना, ये जनरली अपन जो बता रहे हैं ये ज़्यादा ट्रू है रेडियो एक्टिव के लिए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होता है ऐसा, प्लूटोनियम, थोरियम, नाम सुना है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, इसके बारे में सुना होगा आपने, है ना। तो देखो ये जो आप जो इतना सब कुछ देख रहे हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब देख रहे हैं, आज साला लोग घबरा रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम से, एटॉमिक बॉम्ब के नाम से घबराते हैं लोग भाई, ये सब इसी इक्वेशन की देन है। अगर ये इक्वेशन पैदा नहीं हुई होती तो वहाँ तक वो पहुँचे ही नहीं होते। पर ओपेनहाइमर मूवी देखे होंगे आपने, ओपेनहाइमर देखे क्या? हॉलीवुड में ज़बरदस्त मूवी है, मैं देखा नहीं, मेरे को देखना साला रह गया। ओपेनहाइमर ज़बरदस्त मूवी है, इसी से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो, न्यूक्लियर बॉम्ब को जब बना था उसके बेस्ड है वो। तो भैया अब देखो, तुम सोचो क्या एनर्जी रिलीज हो सकती है एक पर्टिकुलर, मतलब मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है, एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अब कोई बोलेंगे हम कैसे माने ये बात को? देखो क्या होता है, न्यूक्लियस में एक रिएक्शन होता है जिसमें न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन, सुन लो भाई, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में अटैच होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, लगता है सर को केमिस्ट्री नहीं आती। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन आपस में अटैच होते हैं। ये क्या बात हो रही है? ये बहुत अंदर की बात हो रही है। जी हाँ, न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं ना सर, कुछ भी बात है। असल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है, एक रिएक्शन के बाद वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन कुछ तो भी इसके साथ एक खेल होता है, वो पढ़ेंगे अपन, न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हल्का हल्का बता रहा हूँ मैं। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन जिसका कोई चार्ज नहीं, तो वो एक रिएक्शन के बाद स्प्लिट होता है, स्प्लिट भी नहीं बोलते, कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो फेंकता है वो। और वही अगर मैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को वापस जोड़ दूं, एक सर्टेन मास है ना, ये क्या है? सर्टेन मास है। अब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को अगर मैंने ऐसा जोड़ दिया, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मैंने जोड़ा,
अरे भाई दुनिया की कोई भी चीज़ तुम कितना भी तोड़ फोड़ पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती ना, है कि नहीं? अगर बॉम्ब का ब्लास्ट भी होता हो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जाता ना, पार्टिकल्स में जाता ना। मगर ये देखो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आए, ज्वाइंट हुए, ये पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पार्टिकल्स कहीं नहीं है, ये पार्टिकल्स गए कहाँ? अरे गायब। देखो भाई क्या है, कहा यह जाता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैटर जो है वो ऑल ओवर द यूनिवर्स में कांस्टेंट है, मैटर को कोई पैदा नहीं कर सकता। मैटर को आसपास जो चीज़ है जो है वो फिक्स है, बस वो अपने रूप बदल रहा है। जैसे एनर्जी का है ना, वैसे ही मैटर का भी है। तो ये मैटर जब हम बोलते हैं कि देखो इतना बड़ा बॉम्ब फट गया, चूरा चूरा हो, धुआं धुआं हो गया, अबे धुआं धुआं भी हुआ ना, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स हैं। समझ रहे ना बात को? मॉलिक्यूल्स से उसके एटम, मतलब मैटर खत्म हुआ क्या? नहीं, वो जो एटम्स जगह नज़दीक नज़दीक होकर एक सॉलिड एटम बना था, वो दूर दूर होकर छोटे 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 उसमें तब्दील हो गया। मगर जब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आपस में मिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिक्स होता है, वो मैटर गायब हो जाता है। मैटर क्या हो गया? गायब हो गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कोई एटम मॉलिक्यूल नजर नहीं आ रहा इसका। अरे गया कहाँ? इस प्रोसेस को कहा था एनिहिलेशन ऑफ मैटर कहा था। इसे क्या कहता है? एनिहिलेशन ऑफ मैटर। आया समझे? इसी तरह से दो फोटॉन्स, वो भी एक किस्म की एनर्जी है, दो फोटॉन्स जब आपस में मिक्स होते हैं, अचानक से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जन्म हो जाता है। एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गया? मास में। पहले क्या हुआ था? मास काय में कन्वर्ट हुआ था? एनर्जी में। आई बात समझ में आपको? तो एनर्जी और मास जो है इंटर कन्वर्टिबल है, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर इतना इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, आप खाना खाते हो, आप खाना खाते हो ना, आप एक सर्टेन पर्टिकुलर खाना खा रहे हो, आप जो मास ले रहे हो अंदर, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब इतना इतना मास कितनी कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा? जैसे क्या हो, हम जो खाते हैं वो 100% उसमें कन्वर्ट नहीं होता। हम जो खाते हैं वो 100% एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, उसमें कुछ एक सर्टेन अमाउंट रहता है, इतना एनर्जी में कन्वर्ट होता है। 10% हुआ, 20% हुआ, 30% हुआ। तो भाई फिलहाल मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मैं जितना खा रहा हूँ उसको 20% ऑफ मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो वो एनर्जी कितनी होगी? निकालो इस फॉर्मूले से, है ना। मैंने आइसक्रीम खाया, है ना, और मैं आइसक्रीम खाऊंगा भैया, वो एनर्जी में इतनी इतनी ग्राम की आइसक्रीम खाया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। कितनी होगी? देखो इधर, मैंने इतना शक्कर खाया, शुगर खाया, है ना, वो एनर्जी में ग्लूकोज देते ना अपन एनर्जी के लिए, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कितना होगा? तो इतने ग्राम का ग्लूकोज एनर्जी में कितना कन्वर्ट, कितनी एनर्जी देगा आपको? लगाओ उसके अंदर फॉर्मूला। आया समझ में? तो इस तरह से ये एनर्जी और मास का कैलकुलेशन होती है। एक्चुअली ये देखा है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए ये खास तौर से, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो आगे आप जिसका एटॉमिक नंबर 80 से ज़्यादा का होता है। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर आपके कहा जाएगा यूज़ होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सब जगह पे यूज़ होता है। आई बात समझ में? अब अपना जो टाइम क्या हुआ है ना, ठीक है, 11:05 है ना, 11:05, ठीक है। तो अब हमको इससे रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम देखना है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। ये लिख लिया आपने? लिख लो। देखो इधर, द एनर्जी रिक्वायर्ड, अरे इधर ध्यान दो रे, टू ब्रेक वन बॉन्ड इन DNA is 10 raised to power minus 20 joule. The value in electron volt is nearly, first option 6, 0.6, 0.06, third option 0.006। वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है।
अगर कोई वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, उसे जूल में कन्वर्ट करना है। काय में दी गई है? अरे बोलो, काय में दी गई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काय में दी गई है और कन्वर्ट काय में करना है? जूल में। तो उसे क्या करना पड़ता था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे आप क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। अब इसका रिवर्स करना है, आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मेरे पास जो एनर्जी दी गई है, इट इज 10⁻⁻20 जूल। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इससे डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरी बात याद रखना, ये नंबर याद रखना हमेशा। सुनो मेरी बात, ये नंबर याद रखो हमेशा। 1/1.6, 1/, फिर से बोलो क्या? 1/1.6। इसकी वैल्यू होती है 0.625। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.6। अरे बोलो भाई, क्या होती है? 0.625। क्या बोला? 1/1.6 इक्वल्स टू 0.625। तो ये हो जाएगा 0.625 माइनस 1, -20, नीचे से -19 है ना, -1। थोड़ा उसको -1 को दूंगा तो 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रोक्सीमेशन में 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स व्हाट? थर्ड ऑप्शन। आया समझ में? ये नीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2021। नेक्स्ट, एन आइसक्रीम has a marked value of 700 kilocalories. Full stop. Calories. How many kilowatt? अबे इधर ध्यान दे। R of energy will it deliver to the body as digested? First option 0.81 kilowatt hour, 0.90 kilowatt hour, 1.11 kilowatt hour, 0.71 kilowatt hour. जैसे इसको डाइजेस्ट करोगे तुम, मान लो तुमने आइसक्रीम खा ली पूरी, तो तुमको 700 किलो कैलोरीज की एनर्जी मिलेगी। तो किलोवाट आवर में बताओ कि वो एनर्जी कितनी होगी किलोवाट आवर में। देखो अपने को सारे कन्वर्जन जूल के अंदर मालूम है, कैलोरी का जूल में, किलोवाट आवर का जूल में मालूम है। फिर कैलोरी से डायरेक्ट किलोवाट आवर का नहीं मालूम, तो पहले क्या करो कि कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर डालो। कैलोरी को क्या करो? जूल में कन्वर्ट कर डालो। जैसे कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता? 4.18 से अप्रोक्सीमेशन में 4.2 ले सकते हैं आप। 4.2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कैलोरी जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद जूल में कन्वर्ट हो गई तो जूल में को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता वो देखो, है ना। चलो, एनर्जी कितनी है? 700 किलो कैलोरीज, यानी 7 इंटू 10⁵ कैलोरीज। 7 मल्टीप्लाई 4.2 इंटू 10⁵ जूल्स। देख कितना हो रहा?
2 7 ज़ा 14 का 4 कैरी 1 7 4 ज़ा 28 और 28 का पावर 1 28 और ये ऐड किया 1 29.4 इंटू 10⁴ जूल्स 4 नहीं सॉरी 5 जूल्स। ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अब करना क्या है इसको कन्वर्ट किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करते थे किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट। यहां क्या करना है उसका उल्टा। तो अब क्या करेंगे 29.4 इंटू 10⁵ 36.6 इंटू 10⁶ से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आपका कन्वर्ट किलोवाट आवर। देख रहे भाई 29 अरे यार ये तो बहुत मामूली सा फ़र्क है यहाँ पे। एक काम करो यार ये 4.18 ले लो है क्योंकि साला ये यहाँ पर देखो ये मामूली सा ही फ़र्क है ना यहाँ पे। एक्यूरेसी सॉल्व करो फिर देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 4.18 कितना और फिर देखो 4.2 से आ जा रहा क्या आंसर। अच्छा 4.2 से जा रहा जाना छोड़ साले कर 4.18 मल्टीप्लाई बाय देखो कितना होता 7 बोलो जल्दी सॉरी 29.26 टू 10⁵ जूल। अब किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो कितना बोला मैंने 3.6 इंटू 10⁶ देखो कितना 29 इसको डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है 8 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका आंसर ये आएगा 0.81 किलोवाट आवर। ये फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इसका आंसर 0.81 किलोवाट आवर। आया समझ में। फिर एक आखिरी क्वेश्चन ए भाई इधर ध्यान दे। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम of a substance is first option 4.5 into 10⁻16 joule 4.5 into 10⁻13 joule 1.5 into 10⁻13 joule 0.5 into 10⁻13 joule जूले। मास कितना दिया हुआ है तुमको 0.5 ग्राम 0.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। एनर्जी क्या होगी E इक्वल्स टू mc²। 0.5 इंटू 10⁻³ 9 इंटू 10⁻16 है ना। 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 10⁸ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻16 9 मल्टीप्लाई बाय 0.5 4.5 10 का पावर कितना हो जाएगा 16 में से 3 गया कितना 13। नीट 2021 का क्वेश्चन था ये 2021 में आता है ये भी है ना। चलो दिस मच इज इनफ। अभी एनर्जी का कॉन्सेप्ट हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। कल हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स।